हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राइजिंग ज्ञान चैनल में। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब भारत आए थे तो उन्होंने यही कहा था कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिन्होंने ताजमहल देखा है और दूसरे वो जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा है। इस दुनिया में एक से बढ़कर एक इमारतें होंगी पर ताजमहल से बढ़कर एक भी नहीं। इसमें लगता है मानो बादशाह ने अपना दिल ही रख दिया है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं ताजमहल से जुड़े हुए 22 फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 22, हजारों टूरिस्ट जो ताजमहल देखने आते हैं वो नहीं जानते हैं कि जो वो देख रहे हैं वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, शाही दरवाज़ा नदी के किनारे दूसरी तरफ स्थित है। आजकल टूरिस्ट ताजमहल को वैसा नहीं देख पाते हैं जैसा शाहजहां चाहते थे। मुगल काल में ताजमहल पहुंचने का मुख्य मार्ग नदी ही थी। बादशाह और उनके मेहमान नदी के मार्ग से ही शाहजहां और उनके शाही मेहमान नदी के मार्ग से ही ताजमहल देखने आया करते थे और उस समय ताजमहल पर पहुंचने का मुख्य साधन नाव था, जिसमें वो चबूतरा बना हुआ था जो नदी के स्तर के बढ़ने के कारण आज नष्ट हो चुका है। फैक्ट नंबर 21, कहा जाता है कि शाहजहां ने कारीगर और मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, पर इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। और दूसरी तरफ कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने उन कारीगरों को जीवन भर की पगार देकर उनको ये करारनामा लिखवा लिया था कि आप इस महल जैसी अब दूसरी कोई कलाकृति नहीं बनाएंगे। फैक्ट नंबर 20, ताजमहल में जो चार मीनारें हैं वो सीधी नहीं खड़ी हुई हैं और उन्हें ऐसा ही बनाया गया है। वो आगे की तरफ थोड़ी झुकी हुई है। इसका कारण है भूकंप आने पर वह मुख्य गुंबद की तरफ ना गिरकर आगे की तरफ गिरे। फैक्ट नंबर 19, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार मानी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से ऊंची है। ताजमहल 73 मीटर है और जबकि कुतुब मीनार 72.5 मीटर है। फैक्ट नंबर 18, दुनिया में जितनी भी सुंदर इमारतें हैं उनमें सबसे सुंदर कैलीग्राफी ताजमहल पर हुई है। जैसे ही आप ताजमहल के बड़े दरवाजे से अंदर जाते हैं तो दरवाजे पर लिखा हुआ सुंदर लेख आपका स्वागत करता है। इसमें लिखा है, हे आत्मा तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रहे तथा उसकी परम शांति तुझ पर बरसे। यह कैलीग्राफी थुलुत लिपि में है और इसको डिजाइन करने वाले का नाम अब्दुल हक है। इसे ईरान से बुलाया गया था और उपाधि के तौर पर शाहजहां ने इसे अमानत खां नाम दिया था। फैक्ट नंबर 17, शाहजहां का जमाना मुगल काल का सबसे स्वर्णिम काल कहा जाता है। चारों तरफ अमन और खुशहाली थी। लोग बादशाह के फरमान को अपनी आंखों पर रखते थे और उनकी इज्जत किया करते थे। सभी लोग खुशहाल थे और उस समय बादशाह को मुगल इमारतें बनाने का शौक था। मुगल इमारतों के साथ साथ भारत के प्राचीन इतिहास को भी मिला लिया गया था। फैक्ट नंबर 16, ऐसी भव्य इमारत की कल्पना किसी ने नहीं की थी। इसके निर्माण में सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से मंगवाया गया था। जेड और क्रिस्टल चाइना से मंगवाया गया था। लेबिज लेस्ली अफगानिस्तान से लाया गया था। टर्कोइज तिब्बत से लाया गया था। जैफर पंजाब से, सफ़ायर श्रीलंका से, कार्लियंस अरब से लाया गया था। कुल मिलाकर ऐसे 28 बेस कीमती सफ़ेद संगमरमर में हीरे जड़े गए थे और इनको दूर दूर से 1000 हाथियों से मंगवाया गया था। 400 साल पहले 1631 में बना हुआ यह इमारत का निर्माण 22 साल बाद 1653 में हुआ था और इसको बनाने का काम करीब 20,000 मजदूरों ने करा था। वास्तुकला का यह सबसे एक बेजोड़ और खूबसूरत नज़ारा है। ताजमहल में
चारों तरफ जो बेहद ही खूबसूरत कारीगरी की गई, इटली के कारीगर से सीखी गई है। उज्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर के कारीगर्स को बुलाया गया। ईरान से संगमरमर पर कैलीग्राफी करने के लिए कारीगर्स को लाए गए और पत्थर को तराशने के लिए बलूचिस्तान से कारीगर्स को बुलाया गया था। फैक्ट नंबर 14, 1857 की क्रांति के वक्त अंग्रेजों ने ताजमहल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। उन्होंने काफ़ी इसमें लगे हुए 20 कीमती पत्थरों को निकाल लिया था। फैक्ट नंबर 13, ताजमहल पर कलश किसी जमाने में सोने का हुआ करता था, परंतु 19वीं शताब्दी में इसको बदलकर कांसे का लगा दिया गया। फैक्ट नंबर 12, दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि इसको किसने नक्शा इसका तैयार किया था, लेकिन कहा जाता है कि दुनिया के दूर दूर से मशहूर 37 कारीगर्स की एक टीम तैयार की थी और उन्होंने इसका नक्शा तैयार किया था। फैक्ट नंबर 11, कहा जाता है इसके महल के निर्माण के समय चारों तरफ कुएं खुदवाए गए थे और आबनूज और महोगनी के लट्ठे डाले गए थे, जो इसकी मजबूती को और भी बढ़ाते हैं और जैसे जैसे उन्हें नमी मिलती है वो फौलाद की तरह हो जाते हैं। यमुना का पानी है, उससे उन्हें नमी मिलती रहती है, लेकिन यमुना का पानी प्रतिवर्ष कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से 2010 में ताजमहल के अंदर दीवारों पर दरारें देखी गई हैं। फैक्ट नंबर 10, 1953 में जब ताजमहल बन रहा था तो उस समय इसकी कीमत करोड़ों में आकी गई थी और उसी हिसाब से आज अगर इसे बनाए तो इसकी कीमत 57 अरब 60 करोड़ रुपए लगेगी। फैक्ट नंबर 9, 1989 में एक भारतीय लेखक पुरुषोत्तम नागेश ओक ने एक ताजमहल पर बुक लिखी थी जिसका नाम है ताजमहल द ट्रू स्टोरी। उन्होंने कई तर्कों के साथ यह दावा किया था कि ताजमहल के मकबरा जहाँ बना हुआ है वहाँ एक शिव मंदिर था और इसका नाम तेजो महालय था। सन 2000 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसको साइट को खोदने के लिए एक अर्जी लगाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। फैक्ट नंबर 8, कहा जाता है कि शाहजहां अपनी मृत्यु के बाद एक दूसरी तरफ काला ताजमहल बनाना चाहते थे और उनकी ख्वाहिश अधूरी ही रह गई क्योंकि औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया था। पर इसमें कितनी सच्चाई है, इसको जानने के लिए बहुत लोगों ने उस जगह पर खुदाई की, परंतु उन्हें खुदाई में कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला और यह तथ्य में कोई सच्चाई नज़र नहीं आती है। फैक्ट नंबर 7, ताजमहल का डिजाइन हुमायूं के मकबरे से प्रेरित दिखाई देता है। हुमायूं शाहजहां के परदादा थे। उनका यह मकबरा हिंदुस्तान में बनने वाली इमारतों के लिए प्रेरणा स्रोत है। फैक्ट नंबर 6, दूसरे विश्व युद्ध के साथ सरकार ने ताजमहल को चारों तरफ से बांस के घेरे से कवर कर दिया था जिससे कि हवाई बम का इस पर कोई प्रभाव नहीं हो और जब जर्मन्स और जापानीज हमला करे तो सुरक्षित रहे। इसी तरह 1965 और 1971 में पाकिस्तान के हमले के वक्त भी ऐसा ही किया गया। फैक्ट नंबर 5, ताजमहल को कई देशों ने बनाने की कोशिश की है जिनमें से चीन, बांग्लादेश और कोलंबिया हैं। भारत में भी यह मकबरा बनाने की कोशिश की है जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मुगलों ने बनाया है। यह बीबी के मकबरे के नाम से प्रसिद्ध है। आजम शाह ने अपनी मां दिलरस बानो बेगम के याद में यह मकबरा 7वीं शताब्दी के अंत में बनवाने की कोशिश की थी। इसका गुंबद ताजमहल के मुकाबले काफ़ी छोटा है और इसका केवल गुंबद ही संगमरमर का है और सभी प्लास्टर किया हुआ है। फैक्ट नंबर 4, ताजमहल की लोकप्रियता इसके निर्माण से जुड़ी हुई प्रेम कहानी से भी है। बादशाह ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में इसे बनवाया था। मुमताज़ का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। शाहजहां ने उनका नाम बाद में मुमताज़ महल रखा, यानी कि इसका मतलब होता है कि सबसे अनमोल रत्न। महज 38 साल की उम्र में 14वीं संतान को जन्म देते समय मुमताज़ की मृत्यु हो गई। उस समय मुमताज़ बुरहानपुर में थी और यह समाचार सुनकर
शाहजहां बेहद ही दुखी हुए और उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी प्रिय बेगम की याद में ताजमहल का निर्माण करवाएंगे। फैक्ट नंबर 3, पहले मुमताज़ को बुरहानपुर में दफनाया गया। उसके बाद जब ताजमहल को बनाना शुरू किया तो बगीचे में मुमताज़ की कब्र को दफनाया गया और 22 साल ताजमहल को बनने में लगे। इसी कारण 22 साल तक उनके शव को वहीं रखा गया और जब ताजमहल बनकर पूर्ण तैयार हो गया तो ताजमहल के मुख्य गुंबद के नीचे मुमताज़ की कब्र बनवाई गई और उन्हें वहां दफनाया गया। फैक्ट नंबर 2, शाहजहां का पूरा ध्यान ताजमहल की सुंदरता को ही देखने में लगा रहा। इसी के बीच उनके बेटे औरंगजेब ने उन पर युद्ध छेड़ दिया, उन्हें बंदी बना लिया और शाहजहां से पूछा गया कि आपकी कोई ख्वाहिश है, तो उन्होंने कहा कि मुझे जहां कैद किया जाए वहां से ताजमहल नज़र आता रहे। उनकी ख्वाहिश पूरी की गई और जहां उन्हें कैद किया गया था वो हमेशा वहां से ताजमहल को निहारते रहते थे। कहा जाता है कि ताजमहल को निहारते निहारते ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और कुछ टाइम बाद जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी कब्र भी मुमताज महल के पास ही लगा दी गई। यह एक बेहद ही सुंदर और अपनी बेगम की याद में बना हुआ प्रतीक है। फैक्ट नंबर 1, कबीर। फैक्ट नंबर 1, कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि समय के गाल पर एक आंसू सदा सर्वदा के लिए। और शाहजहां ये जानते थे कि एक वक्त ना शाहजहां रहेंगे, ना उनकी सल्तनत और ना ही ये राजपाट, सिर्फ रहेगा तो उनका अपनी बेगम के लिए बनाया हुआ एक प्रतीक चिन्ह जो सदा सर्वदा के लिए अमर रहेगा और उनकी बेगम और उनके प्यार को हमेशा इसी तरह दुनिया के सामने बरकरार रहेगा और ये प्रेम की बेमिसाल निशानी के तौर पर जाना जाएगा। और आज भी ताजमहल प्रकृति की गोद में एक बेहद ही नायाब और ऐसा लगता है मानो एक चांद धरती पर उतर आया है और जिसकी सुंदरता और उसकी प्रेम की गाथा यूं ही हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगी। दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसको आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और हमारी वीडियो को प्लीज़ एक लाइक तो बनता है और शेयर कीजिए और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। हम फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ रोचक तत्वों के साथ।